हम कल पढ़ रहे थे रिगार्डिंग दीज एपीमर्स। हम पहुंचे थे एपीमर्स तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। एक तो हम इनहैंशियोमर्स तक की बात की थी, फिर हम एपीमर्स तक पहुंचे थे। एपीमर्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये भी कार्बन के जो आइसोमेरिज्म है उसी का नतीजा है कि ये कंपाउंड्स जो हैं ये किसी एक एसिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर जो है वो रोटेट करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं जो है वो एक बड़ी जबरदस्त कलेक्शन दिखाता हूँ इस तरह कंपाउंड्स की। एक बुक है मेरे पास जो आप लोग भी शायद अपने जो है वो एमएससी बीएससी के जमाने से जानते हो, लेहनिंजर। ठीक है, ये जो बुक के अंदर एक बड़ी एक्सीलेंट कलेक्शन दी हुई है, ये जो एपीमर्स होते हैं इनकी। यहाँ पर मैं जो है वो लेट मी फाइंड द टॉपिक। यहाँ पर यहीं से ढूंढना पड़ेगा इसके कंटेंट्स में। यहाँ पर ना एक बड़ी जबरदस्त कलेक्शन दी हुई है एपीमर्स की, कि जिसमें एसिमेट्रिकल कार्बन के अराउंड जो हैं वो किस तरह से ये सारे के सारे जो ग्लूकोज वगैरह हैं उनके अंदर एक एसिमेट्रिकल कार्बन की वजह से कितनी वैरायटी आ रही है कंपाउंड्स की। एंजाइम, प्रोटीन, हाँ जी, पॉलीसेकेराइड्स आ गए। ये हाँ, ये मोनोसेकेराइड्स 230 पेज नंबर 235 पर मौजूद है। देखिएगा इसमें, ये देखिए अब यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, ये असल में मैंने जो कल आपको थोड़ा सा बताया था कि ये 16 बन सकते हैं, बेसिकली ये 8 बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिए, डी एलोज, डी अल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी ग्यूलोज, आइडोज, गैलेक्टोज और डी टेलोज, ये जितने कंपाउंड्स हैं इन सब के अंदर आप जो फर्क देख सकते हैं वो क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपने एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो है वो वेरी कर रहा है, और इसकी इसकी इस वेरिएशन की वजह से क्या आ रहा है, इसकी एक वेरिएशन की वजह से इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है कि एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ही है सबका। गौर कर लीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये सब के सब एक या दो एसिमेट्रिकल कार्बन की बेस पे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। सो इट डेफिनेटली मींस कि ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर एपीमर्स। ये वो कंपाउंड्स हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन, या जिसको आप दूसरे अल्फाज में आप बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिसको कहते हैं कायरल कार्बन की वजह से अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करते रहते हैं, और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर अब जो एहतियात करनी चाहिए वो ये है कि लिखने में बहुत एहतियात करनी चाहिए ऐसे कंपाउंड्स को। जब आप लिखते हुए लापरवाही करते हैं तो जो कंपाउंड आप बना रहे होते हैं उस कंपाउंड में आप फर्ज करने आप बनाते हैं ग्लूकोज, लेकिन क्या बना बैठते हैं आप, बना बैठते हैं गैलेक्टोज बना बैठते हैं। गैलेक्टोज देखिए, एक हाइड्रोक्सिल इधर है, दो हाइड्रोक्सिल इधर है, फिर एक हाइड्रोक्सिल इधर है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए मैनोज, ये मैनोज है, मैनोज में दो हाइड्रोक्सिल इधर है, दो हाइड्रोक्सिल इधर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब और इन्हीं को कंपेयर कर लीजिए ग्लूकोज को, ग्लूकोज में एक हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पर है, बाकी सारे राइट साइड पर है। तो इसका मतलब असल में ये है कि जब भी आपने इन चीजों की फॉर्मेशन करनी है, बुक पे बनाना है, बच्चों को समझाना है, तो फिर आपने ये एहतियात करनी है कि ये जो मिस्टेक है ये ना हो। अगर ये मिस्टेक हो जाती है देन ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर काउंट होगा। खास तौर पर जैसे मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया तो वहां मुझसे यही पूछा गया एपीमर्स के बारे में, और एपीमर्स के साथ साथ फिर वो जो इनमें वैरायटी आती है, तो वहां पर मुझसे एक कंपाउंड बनाने में गलती हो गई, जिसकी वजह से काफी मुझे जो है वो उसका रिएक्शन एक तरह से जैसे बुरा सा माना गया कि यार ये इतनी बेसिक चीज जो है यही नहीं आती, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, तो ये एपीमर्स जो है ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद एक और तरह के आइसोमर्स आते हैं जिनको आप कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स जो है वो मैं आप लोगों को ये कार्बोहाइड्रेट के ही एक वो आते हैं, आइसोमर्स आते हैं जिनको आप कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स जो हैं इनके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अभी आज ही स्टार्ट हो सकता है उसमें आपको बताऊंगा कि एनोमर्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर इसी तरीके से ये जो फिर एक आता है जिसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से किसी को फंक्शनल ग्रुप का नहीं पता, तो चलें इसके बारे में बजाय मैं पढ़ाऊं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप?
हाँ जी, नो आइडिया जी। सर आइडिया तो है लेकिन भूला हुआ है। ये जो इसमें कार्बन हाइड्रोजन चेन है इनके साथ जो अमाइन हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल जी 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 जी, ग्रुप्स जो अटैच होते हैं यही होते हैं फंक्शनल एनी ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप that provides particular any specific group that provides particular characteristics, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करने वाला कोई भी ग्रुप होगा तो उसको जो है वो आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये बड़ी आसान सी केमिस्ट्री है, लेकिन जिसको ये नहीं आती है, जिसको इसका अंदाजा नहीं है, वो वहीं पर मिस्टेक कर बैठता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक और मिसाल देता हूँ कार्बोहाइड्रेट से ही। क्यों कार्बोहाइड्रेट्स की बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने वही पढ़ने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड के पास होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज देता है उसको, अल्कोहल, अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज देता है। लेकिन ये सिर्फ किसकी बात हो रही है बेटा, याद रखिए, ये बात हो रही है सिर्फ दैट, ये मैंने क्या लिख दिया, दैट प्रोवाइड पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, पूरी डेफिनेशन भी नहीं लिखी गई, दैट प्रोवाइड पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ए टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात मेरी आपने अब याद रखनी है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये असल में किन के लिए हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रॉपर्टी देने के लिए हैं। ये मैं इस बात पे एम्फेसाइज इतना क्यों कर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये OH अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर OH मौजूद है तो इसका मतलब है वो अल्कोहलिक है। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, एक कंपाउंड के ऊपर मैं एक कंपाउंड बनाने लगा हूँ, POH OH POOH, फिर OH और फिर OH। मुझे ये बताइए ये कौन सा कंपाउंड है? हाँ जी, ये कंपाउंड है H3PO4 और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फोरिक। फास्फोरिक है। अब देखिए, इसमें भी तो OH मौजूद है, लेकिन ये तो एसिड है, ये तो अल्कोहल नहीं है, ये तो एसिड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OH का हर कंपाउंड में आ जाना इस बात की निशानी नहीं है कि वो उसको अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। दोबारा सुनिए, OH का हर कंपाउंड में आना लाजमी नहीं है कि वो उसको अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज देगा। यहां पर जो बात है वो बात हो रही है एक्चुअली किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात, क्योंकि कार्बन की बात हो रही है और कार्बन जो है वो बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अब आप जरा एक और बात यहां पर देख लीजिए कि जैसे COOH है, COOH है, इसको हम दो नाम देते हैं, एक हम इसको नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा हम इसको नाम देते हैं एसिडिक ग्रुप, ठीक है। जबकि आपको COOH कहीं भी ना तो फॉस्फोरिक एसिड में नजर आ रहा है, ना आपको H2SO4 में नजर आ रहा है, ना आपको HCl में नजर आ रहा है। तो फिर ये कैसा एसिडिक ग्रुप है, ये वो एसिडिक ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिडिक प्रॉपर्टी देने के लिए आपको कार्बोक्सिल ऐड करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स को कार्बोक्साइल ग्रुप की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके एक एंड पर COOH लगा हुआ होता है। आप फैटी एसिड को फैटी एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि फैटी एसिड जो है उसके पास क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिडिक प्रॉपर्टी देने के लिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक दो और फंक्शनल ग्रुप भी लाजमी बताऊंगा क्योंकि उनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं ये पूरी फैमिली होती है कार्बोनाइल ग्रुप्स की। कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं ये कौन से हैं, कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं कीटोन, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी गौरतलब बात है। कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं इनमें एल्डिहाइड जो होता है उसमें जो उसकी जो शेप होती है वो होती है C डबल बॉन्ड OH। यहां पर बहुत से बच्चे मार खा जाते हैं। C डबल बॉन्ड OH होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा तो ये कार्बोक्सिलिक है। C डबल बॉन्ड OH या CHO होगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। बिल्कुल ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप क्या है, कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O
और इसके पास जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाने की ऑप्शन मौजूद है, या इसको आप CO लिखते हैं। तो बेसिकली अब गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड जिसमें होगा वो उसको एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन जिसमें होगा वो उसको कीटोनिक बनाएगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, आप लोगों ने FSC पढ़ी हुई है और पढ़ाई भी है शायद, CHO COH, ठीक है, और इधर H और इधर CH2OH। अब गौर कीजिए इस बात के ऊपर, ये जो CHO है ये बता रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइडिक है, ठीक है, लेकिन अब गौर कीजिएगा इसके ऊपर, इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। गौर करें इस कंपाउंड के ऊपर। हाँ जी, कोई और ग्रुप भी है? सर OH भी तो है। OH है। याद रखिए, जब भी किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनाइल प्लस अल्कोहल जमा हो जाएगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इट इज ए न्यू डेफिनेशन, और यू कैन से अ प्योर बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन, बायोकेमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस भी एक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप जमा हो जाएगा, अब उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज गौर कीजिए, ना इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एल्डिहाइडिक रह जाएंगी और ना इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अल्कोहलिक रह जाएंगी। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये है वो चीज, जो टेक्निकल चीजें हैं जो दरमियान में आपको देखते ही, ये वो चीजें जो हमें बचपन से आनी चाहिए, ये वो चीजें हैं जो हमें उस वक्त पता होनी चाहिए थी जब हम पढ़ रहे थे FSC। ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक टीचर को देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ये कंपाउंड, इसमें ये चेंज आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और बच्चों को बकायदा वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नहीं है। जस्ट लाइक दैट, अगर कार्बोनाइल और OH एक ग्रुप में जमा हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो उसकी प्रॉपर्टीज ना कार्बोनाइल रहती हैं ना अल्कोहलिक रहती हैं, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आपको एक चीज का पता है और वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो एक बहुत बड़ा सारा ग्रुप है जो कि ऑयल्स बनाते हैं। इसका जिक्र शायद मैंने पहले भी किया था कि जब आप हाइड्रोकार्बन मिलाते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन को आप किससे मिला देते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिला देते हैं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन चेन कहलाती है, फैट चेन, और ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप। तो ये कंपाउंड कलेक्टिवली क्या कहलाना शुरू कर देता है? फैटी एसिड। और फैटी एसिड जो है ये एडिबल है, आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल चीज है, यहां पर जो बात समझने वाली है बेटा वो ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके आ जाने से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इनके आ जाने से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टोटली चेंज हो सकते हैं और हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर आगे आगे जैसे जैसे हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, हमें इसके बारे में मजीद समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी यहां पर फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बेटा, ये 2 ऐसे हार्मोन्स आपके सामने मौजूद हैं जिनके बगैर मेल और फीमेल जो है बॉडी, वो उनकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। ये जो हार्मोन है, दिस इज एस्ट्राडायोल एंड दिस हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्राडायोल में जो OH है वो इधर लगा हुआ है, ये इधर OH लगा हुआ है, और टेस्टोस्टेरोन में इधर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इतना सा फर्क है। ये OH जो है ये यहां पर आप देख लीजिए कि the different actions of these two molecules on many targets throughout the body are the basis of gender, producing the contrasting features of male and female vertebrates. अब यहां पर एक को मैं बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं। इन रिसेप्टर्स की बुनियाद क्या होती है? इन रिसेप्टर्स की बुनियाद यही वो 2 ग्रुप्स जो आपके सामने मौजूद है, इधर OH और इधर डबल बॉन्ड O ग्रुप, और इधर एक मिथाइल ग्रुप। ये अगर टेस्टोस्टेरोन है तो वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर पर अटैच हो सकता है, इतने माइनर से फर्क। यहां पर आपको मैं बात बता दूं कि ये जो कंपाउंड है जिसको इन्होंने कलर किया हुआ है, ये कंपाउंड आपको हर स्टेरॉइड में मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंड वो है जिसको आप नाम देते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस का। ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ये स्टेरॉइड। अब ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ये आपको हर स्टेरॉइड में मिलेगा। ये भी स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों कंपाउंड्स में इस लिहाज से, लेकिन माइनर सी एटॉमिक अरेंजमेंट और 7 ग्रुप्स की अटैचमेंट का फर्क है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो इवन एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे टेस्टोस्टेरोन ऐड नहीं हो सकता, टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर पे एस्ट्रोजन ऐड नहीं हो सकता, काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर रिसेप्टर बिगड़ जाता है तो इन हार्मोन्स का कोई फायदा नहीं होता। दिस इज द रियलिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ होल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देख लीजिए, इन्होंने केमिकल ग्रुप्स और एग्जांपल्स उसकी दी हुई हैं। आगे अब ये एटीपी जो है उसमें जो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है एटीपी के हवाले से, वो सबसे पहले तो ये है कि चंद एक बातें, जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि फॉस्फेट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफन रिटन एज पी। चंद एक बातें जो है वो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी तो आप लोगों को डिटेल पता है इसकी। एक तो ट्राइफॉस्फेट किस तरह बनता है ये देखिए, ये ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन, अब एडिनोसिन क्या होता है? सबसे पहले तो अब आप लोग मुझे बताइए कि दो टर्मिनोलॉजीज मैं आपके सामने बताने लगा हूं, इन दोनों का फर्क बताइए। एडेनिन वर्सेस एडिनोसिन। हाँ जी, इन दोनों का बाय नेम फर्क क्या है? हम्म, um, बस sir, not याद रखिए, ये जो एडेनिन है ये है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये जी वो प्योर मॉलिक्यूल है जो नेचर में मौजूद होता है, नाइट्रोजनस बेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। और एडिनोसिन कब होता है? जब आप इस नाइट्रोजनस बेस को एक राइबोज के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर ये जो कंपाउंड है, ये इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इसको आप न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर इसके साथ आपने ए जोड़ दिया तो आप इसको कहते हैं एडिनोसिन, ठीक है। जैसे अब मैं आपको जो है वो चंद एक वो नाम लिख कर देता हूँ। एक एडेनिन है ना, एडेनिन के साथ साथ आपने क्या लिखा हुआ है? एडेनिन गुआनिन, ठीक है। गुआनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, इसका न्यूक्लियोसाइड नेम क्या है? गुआनोसिन। यानी जब ये डीएनए में लगी होगी तो आप इसको कहते हैं गुआनोसिन। बिल्कुल ऐसे ही गुआनिन। फिर तीसरी आ जाती है साइटोसिन। साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है वो आ जाता है सिटिडीन, वो सिटिडीन आ जाता है, ठीक है। फिर जो जब ये न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर उसके बाद थायमीन है, ठीक है। थायमीन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या बन जाती है? थायमिडीन, ये थायमिडीन बन जाती है। तो ये जो फर्क है इनके नेम्स में, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसका मतलब क्या है। इधर देखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये है कि ये आपके पास राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपके पास एडेनिन ज्वाइंट है, जिसकी वजह से एडिनोसिन है। दूसरे नंबर पे ये CH2 है, ये CH2 जो है इसके साथ एक O अटैच है, और इस O के साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, और ये OH है। फिर एक O है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर डबल बॉन्ड O है, और नीचे OH है। फिर एक O है, फिर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है, डबल बॉन्ड O है, नीचे सिंगल बॉन्ड OH है, और फिर यहाँ पर OH है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली एनर्जी किन बॉन्ड से निकलती है? एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड को जब आप तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो जब ये एनर्जी निकलती है तो अब आप जाकर इसको यूज करते हैं। लेकिन जब ये आप एनर्जी रिलीज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां तक तो आप इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, यहां तक आप इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इतना कंबाइन कर लेंगे तो ये कहलाएगा AMP ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इतना ये कहलाएगा ADP, और देन इट वुड बी, इफ यू ऐड द नेक्स्ट फॉस्फेट इट वुड बी कॉल्ड एज एन ATP, ठीक है। अब ये ATP जो है, इसके हवाले से यहाँ पर जो एक दो बातें हैं वो ये हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ATP जो है उसको जब आप तोड़ते हैं तो आप लिखते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक, अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है? PI क्यों लिखा जाता है? इसको PI क्यों लिखा जाता है? देखिए, आप इसको क्या नाम देते थे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का जो टेक्निकल नेम है वो ये है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जब आप इस ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एडिनोसिन कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब आप किसी एक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलहदा करते हैं तो वो क्या कहलाना शुरू हो जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाना शुरू। दोबारा सुन लीजिए, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी। ये एडिनोसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब तक आप इसके साथ फॉस्फेट को ऐड रखेंगे तो फॉस्फेट को पी लिखा जाएगा, जब पी के साथ आई नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये जो फॉस्फेट है ये किसमें कंबाइंड है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइंड है। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलहदा होगी, ये क्या बन जाएगी? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगी। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, पी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव और पी सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसको आपकी बुक क्या लिखती है? HOPO3 नेगेटिव। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि अलहदा हो गई है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलहदा होगी, अब आप इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का नाम देंगे। ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है, दैट इज वाई आप उसके साथ आई लिखते हैं, ठीक हो। ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो गई। यहां पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपका जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली जिनके जरिए आप लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। यार ये जो सारी चीजें अब आप बता रहे हैं हमें, हाँ हाँ, तो ये चीजें हमें पहले टीचर्स क्यों नहीं बताते? ये चीजें बेटा इसमें ना होता ये है, मैं आपको थोड़ी सी अगर बात बताऊं ना, इन चीजों को ना दूसरों पर छोड़ दिया जाता है। इन चीजों को दूसरों पर छोड़ दिया जाता है कि अगर ये बच्चा मेरे पास आया है ना, तो एज्यूम ये किया जाता है कि क्योंकि पिछली क्लासेस से पढ़ के आया है, लिहाजा बाकी टीचर्स ने क्यों नहीं बताया भाई इसको? पिछले टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ये बात आपने अक्सर सुना होगा, या आपने हो सकता है किसी और बच्चे को कहते सुनी हो, आपको किसी ने ना कहा हो, लेकिन किसी और टीचर ने किसी बच्चे को कही हो, तुम्हारे पिछले टीचर ने, तुम पिछले स्कूल से कुछ नहीं सीख के आए। जब आप दूसरों पे डाल देते हैं ना ये चीज, जी जी। तो उसके बाद फिर यही होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ाया करता हूं तो मैं सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज पढ़ाता हूं जिसकी मुझे कमी फील हुई थी कि मुझे ये बात एफएससी में पता होनी चाहिए थी। आपको याद होगा जब मैंने एम्फेसिस किया था कि एक कंपाउंड इनसोल्यूबल होने के बावजूद हाइड्रोफिलिक हो सकता है, तो वो चीज एफएससी लेवल पे पता होनी चाहिए थी, जो कि नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि सम टाइम, और ये एक कोई गलत बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने भी गलत पढ़ाया हुआ है। सम टाइम टीचर्स को ही पता नहीं होता, टीचर्स को ही पता नहीं होता कि असल कॉन्सेप्ट क्या है। वो बेचारे वही एक पुराना कॉन्सेप्ट लेकर चले होते हैं। हर कोई इस तरह का थोड़ा सा उल्टी घोपड़ी वाला नहीं होता कि वो उसके पीछे जाए कि यार ये क्या वजह है कि एक वर्ड कहीं पर कैसा यूज हो रहा है, एक वर्ड कहीं पर कैसा यूज हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जो है वो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होते, इनऑर्गेनिक में नहीं यूज होते। अब ये ऐसी बात है जो कि बेसिकली पता छोटी क्लासेस से होना चाहिए, लेकिन अगर छोटी क्लासेस में भी ना बताया जाए, अगर उन क्लासेस में ना भी ना बताया जाए, तो फिर बच्चे का क्या कसूर है? बेसिकली ये बात भी तो सोचने वाली है ना। मेरा हमेशा से ये दावा रहा है, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत बहुत जबरदस्त टीचर्स मौजूद हैं जो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जब मैं टच करता हूं ना तो बच्चा कहता है कि हाँ ये वो पॉइंट है जिसके जरिए हमें आना चाहिए था, क्योंकि मैं उसी सिस्टम से गुजर के आ रहा हूं। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप कुछ भी खास नहीं कर रहे होते, लेकिन आप एक सही तरीके से आ रहे होते हैं। अब यहां पर ये वो बातें हैं जो कि आपको पूरी कैम्बल में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसकी वजह ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ के कंबाइन की, ठीक है। तो असल में हमेशा आपको बुक गाइड नहीं करती, जब तक आप कई बुक्स ना पढ़ लें आपको कोई एक बुक कभी भी गाइड नहीं कर सकती। और हमारे बच्चों के साथ यही होता है, हम एक बुक पढ़ के यही समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं बरमला कहता हूँ, कि मैं मिस्टेक पर हो सकता हूँ। मैंने अगर कोई बात की है और मैं गलत हूं, तो कोई बच्चा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसको आप देख लीजिए इस बुक में से। हाँ जी ठीक है, मेरे से गलती हुई, ओके। क्यों? इन्हीं गलतियों से इंप्रूवमेंट होती है। प्रॉब्लम यही है बेटा, टीचर्स को नंबर वन या पता नहीं है या एहसास नहीं है।
वो कहते हैं मेरा काम कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल। मैंने आप ही में से किसी को, और गालबन मैंने सिदरा को कहा था, मैंने कहा था बेटा जब एक दफा आपके पढ़ लोगे ना मेरे से, देन आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। आप इवन MCAT के लिए खड़े होगे तो आप बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताओगे कि बच्चे कहेंगे कि हमें पहले टीचर्स ने ये बात बताई ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो हम जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज एक्सीलेंट, और दूसरा ये है कि जब आप वहां सामने खड़े होते हो ना, कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आपको खुद टॉपिक आता हो। जी बिल्कुल, अगर तभी आता है। आपको खुद ही टॉपिक नहीं आता तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, फिर आप एक दे धड़ाधड़ चीज को बताते चले जाते हो। और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपने चाहे ऑनलाइन पढ़ाना है चाहे ऑन साइट पढ़ाना है, एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये है कि बी रिसोर्सफुल। एक तो ये कि बच्चों को ये सोचिए कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर शायद इनमें से भी कोई टीचर बने, तो उसको ये कहें। अब मेरी जो दूसरी क्लास है, मैंने आपको बाय द वे बताना ये था कि सुमेरा जो है उसका इस टाइम पे स्पेसिफिकली कुछ इंटरनेट और लाइट का इशू आ रहा था, तो वो क्योंकि मेरे से पहले भी पढ़ी हुई है तो वो दूसरी क्लास में चली गई है। शी हैज नॉट लेफ्ट बट शी हैज बीन ट्रांसफर टू द सेकंड क्लास। अब उसमें होता ये है कि मैं बच्चों को अब बताया करता हूँ, दूसरी क्लास से जिक्र ही आया, असल में दूसरी क्लास में ऑलमोस्ट सारे बच्चे टीचर्स हैं, वो सारे बच्चे टीचर्स हैं और मैं उनको टीच कर रहा हूँ, और वो बहुत तेज बच्चे हैं। आप लोग भी बहुत तेज हैं, लेकिन आप लोगों का ये है कि आप लोग अभी कैम्बेल के स्टार्ट से आ रहे हैं। वो इतना वो कर चुके हैं कि वो छोड़ते नहीं है मुझे, वो जब तक क्लियर ना हो जाए। आप लोग अभी जैसे जैसे आप मेरे साथ मानूस होंगे ना इस ऑनलाइन सिस्टम से, तो आप लोगों ने भी मेरा यही हशा शुरू कर देना है, क्योंकि कसूर हमेशा बच्चे का नहीं होता। 19% टाइम कसूर टीचर्स का होता है, जो कि कंप्लीट बात आगे नहीं पहुंचाते। हाँ, लेकिन एक कसूर ऐसा है बच्चे का जो अगर बच्चा कर लेता है तो वो फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, और वो ये है कि अगर उसने खुद भी मेहनत ना की हो, जी तब तो नहीं कर सकता वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता अगर उसने खुद मेहनत नहीं की तो। इसलिए जो है वो ये तमाम बातें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले खुद को समझाई हैं, मैंने पहले खुद को सर समझाई हैं। जी जी मैं वो जरूर जरूर, स्टूडेंट हूँ। जी जरूर, आप बोलिए क्या कह रही हैं। सर मैं कह रही हूँ कि मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने खुद मेहनत नहीं की, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। सही। नहीं, इसमें पता है क्या है, इसमें समटाइम बहरहाल बड़े फैक्टर्स होते हैं, बड़े फैक्टर्स होते हैं। बच्चा खुद भी मेहनत नहीं करता, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मेहनत नहीं करता था, और अब थोड़ा सा मैंने अपने आप को मेहनत का आदी बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा इंप्रूव करने का मौका दिया, आप अपने आप को मेहनत का आदी तो बनाए, अल्लाह ताला ऐसी इंप्रूवमेंट देता है, आप कहते हो यार मेरे अंदर ये पोटेंशियल, वो अल्टीमेटली पता ये लगता है कि हमने ही मेहनत नहीं की थी। तो लेकिन बिगड़ा कुछ भी नहीं है, इस उम्र में भी आगे बिगड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ डेवलप किया जा सकता है। तो लेकिन इसमें ये होता है कि सम टाइम आपको दूसरे की गाइडेंस की जरूरत होती है। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया लेक्चर की बजाय, तो ये बेसिकली बातें हैं, और ये सारी बातें डिफरेंट जगहों से इकट्ठी करके आखिरी बात सुन लीजिए, मैं पहले टॉपिक खुद को समझाता हूँ। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी पहले मैं टॉपिक खुद को समझाता था सिंपल तरीन अंदाज में, जब मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा होता। उसके बाद मैं उसी अंदाज में जाके बच्चों के सामने बोल देता था, और वो जब बात पहुंचती है जब आपने खुद को समझाया हो कि देखो इस बात को ऐसे समझना है, इस बात का और इस बात का आपस में लिंक ये है, जब आपने खुद को समझाया हो तो फिर आप अच्छे टीचर ना बने हो ही नहीं सकता। पहले वो अप्रोच पैदा करें कि मेरे सामने अगर टीचर होता तो वो उसको मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए था, उसको मुझे कैसे समझाना चाहिए था। जैसे आप खुद को समझा सकते हो ना, अगर आप वैसे सामने जाके बोल देते हो ना, तो वो कभी भी बच्चा भूलता नहीं, और ये मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। ये इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वो बातें आती रहेंगी, क्योंकि मेरा इरादा जो है ना वो ये क्लास शुरू कर सिर्फ ये नहीं था कि मैं बायो पढ़ाऊं। मेरा इरादा इसके साथ साथ ये था कि जो बच्चे टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग करना चाहते हैं, जस्ट मेक देम अ सॉर्ट ऑफ ट्रू टीचर्स। एक वो जिसको कहते हैं ना जुगाड़ू टीचर ना हो, वो टीचर हो जो अपने सब्जेक्ट को इतना एंजॉय करे कि बच्चे उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हैं। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं ना,
तो फिर बच्चा आपकी हर बात सुनता है, वो आपको देखता है कि यार ये टीचर कुछ कह रहा है तो इसकी कोई वक़्त है। आज मेरे लेक्चर में आधा घंटा मैंने बच्चों की बड़ी वो कुछ अकायद के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो उसमें मैंने बड़ी ध्यान से गुफ्तगू करके बड़ी तरबियत के हवाले से, बच्चे सुन रहे हैं। यही होता है, बहुत से टीचर्स की बात बच्चे मजाक में उड़ा देते हैं। जब आप खुद एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, अपनी चीज को ओन करते हैं। टीचिंग अगर ओन नहीं कर रहे आप तो ये निरी अजियत है, कभी ना कीजिएगा। लेकिन अगर आप टीचिंग को ओन कर रहे हैं तो आपको वो इज्जत मिलेगी एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन इन योर होल लाइफ। वो फिर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी ऊपर अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं जब आपको इज्जत मिलती है और आपको पता होता है, बच्चे के बात करने के अंदाज से आपको पता लग जाता है कि बच्चा वो ट्रू इज्जत दे रहा है या आपको मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात आगे बता दूं, उसके बाद ये टाइम काफी निकल गया। यहाँ पर अब जो है वो हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज रिगार्डिंग द बायोमोलिक्यूल। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली 4 ही तरह के हैं जो कि हम बेसिकली पढ़ा करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट किस वक्त जो है वो बनेगा। दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम नाम देते हैं लिपिड्स का। तीसरे नंबर पे प्रोटीन्स, मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम ज़ाया हो रहा है। और चौथे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर जो असल बात है जो कि लिखने वाली है वो ये है कि मेरा ख्याल है मुझे ये बात समझाने के लिए इसको लिखना ही पड़ेगा, प्रोटीन और चौथे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है वो मैं अब आपसे ही पूछूंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीमर्स? बड़ा आसान सा सवाल है। सर पोली का मतलब मैनी है और मर पार्ट को कहते हैं। तो जब मोनो सैकराइड्स मतलब एक एक यूनिट मिलके तो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, तो वो पॉलीमर। बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली पॉलीमर जो है ये सिर्फ बायो में यूज होने वाली डेफिनेशन नहीं है, ये एक बहुत ही वाइड एंगल जो है वो टर्मिनोलॉजी है। और इसमें क्या है कि किसी भी कंपाउंड में मोनोमर्स मिलके जब एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं तो उसको आप पॉलीमर कहते हैं। लेकिन मोनोमर, किसी भी पॉलीमर होने के लिए शर्त क्या है कि मोनोमर आइडेंटिकल नेचर के हों। आइडेंटिकल फॉर्मूला है या नहीं है, मोनोमर की नेचर आइडेंटिकल हो। जितने मोनोमर्स हैं वो सब सेम टू सेम नेचर के होंगे तो ही अगला कंपाउंड मोनोमर कहलाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए बड़ी आसानी कर देता हूं, उसके बाद आप ये चैप्टर बहुत एंजॉय करेंगे। गौर कीजिएगा, जब आप बनाते हैं ना स्टार्च, जब आप स्टार्च बनाते हैं तो स्टार्च के अंदर जितने मोनोमर्स होते हैं वो सब ग्लूकोज के होते हैं। जब आप सुक्रोज बनाते हैं ना, सुक्रोज असल में डाइमर है, पॉलीमर नहीं है। लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। लेकिन ये दोनों बाय नेचर क्या हैं? शुगर्स कह लीजिए या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है दोनों की नेचर सेम है, चाहे फॉर्मूला डिफरेंट, नेचर सेम है। और नेचर सेम है तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये पॉलीमर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब गौर कीजिएगा, आपके पास है एक प्रोटीन। प्रोटीन 20 तरह के किन से बनी होती है? हाँ भाई, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन 20 तरह के अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। सब के सब क्या हैं? अमाइनो एसिड्स हैं। चाहे 20 डिफरेंट तरह के हैं लेकिन हैं सारे अमाइनो एसिड। बेसिक केमिस्ट्री सेम है। तो प्रोटीन भी क्या कहलाएगी? प्रोटीन भी पॉलीमर है, जो कि किन मोनोमर से बनी है? जो कि अमाइनो एसिड मोनोमर से बनी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मोनोमर से स्टार्च वगैरह बना है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आ जाते हैं डीएनए और आरएनए। हाँ भाई, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर 4 तरह के होते हैं। सर आपका आंसर लेट आता है जब मैं बोल देता हूँ। पता नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज आप तक लेट पहुंच रही है शायद, है ना? क्योंकि जब मैं आंसर सर बोल पता नहीं, देता हूँ, शायद मैं लैपटॉप से लगी हूँ।
अच्छा, क्योंकि जब मैं आंसर बोल देता हूँ ना उस वक्त आपका आंसर आता है, आंसर ठीक होता है आपका, लेकिन उस वक्त तक मैं बोल चुका होता हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मोनोमर्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड कितनी तरह के हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये चार हैं और ये चारों के चारों, लेकिन इनकी नेचर क्या है? चार डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन चारों की नेचर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों इसके मोनोमर्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स भी क्या हुए? पॉलीमर्स हुए। याद रखिए, जब मोनोमर्स आइडेंटिकल नेचर के हों तो जो कंपाउंड होता है वो पॉलीमर कहलाता है। अगर मोनोमर आइडेंटिकल नेचर के नहीं है तो कंपाउंड पॉलीमर नहीं कहला सकता। फॉर एग्जांपल बेटा, लिपिड जो है वो किससे बनते हैं? कोई भी लिपिड बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर क्या हो? उसके अंदर फैटी एसिड हो। फैटी एसिड के बगैर नहीं, वैसे एक और कंडीशन भी होती है, लेकिन चलें फिलहाल इसको समझिए। लिपिड के अंदर फैटी एसिड होता है, ठीक है। 95% लिपिड के अंदर फैटी एसिड होता है। अब फैटी एसिड क्या है? एक तरफ होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक तरफ होती है हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरी तरफ साथ जुड़ा होता है एसिड ग्रुप। अब मुझे बताइए, यहां से यहां तक तो ये मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल की नेचर जो है वो पूरी चेन से मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। ये मॉलिक्यूल जो है ये फैट इन नेचर है और ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिड इन नेचर है। इसका मतलब है ये कंपाउंड बन तो गया फैटी एसिड, ये कंपाउंड फैटी एसिड तो है, लेकिन आप इसको पॉलीमर नहीं कह सकते। पॉलीमर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड से बना है, सिमिलर नेचर के कंपाउंड से नहीं बना। इसकी नेचर फैट है, इसकी नेचर एसिड है। अगर ये फैटी एसिड है तो इसका मतलब है ये डिफरेंट नेचर के कंपाउंड से मिलकर बन रहा है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पॉलीमर। पॉलीमर सिर्फ तब होगा जब वो मोनोमर से बनेगा, यानी आइडेंटिकल नेचर के स्मॉल कंपाउंड से बनेगा, तो सिर्फ तब वो पॉलीमर कहला सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस होल चैप्टर। अब इस पूरे चैप्टर में आप जितनी मर्जी डिटेल पढ़ लें, एक बात तय है कि आपने जब ये कंपाउंड्स पढ़ने हैं उसमें 3 तरह के पॉलीमर्स हैं, चौथी तरह का पॉलीमर नहीं है, फैटी एसिड पॉलीमर नहीं, ठीक है। ये अब आप जब एक दफा आप जायजा लेंगे अपनी एफएससी की बुक का, मैं आपको थोड़ा एक जो है वो बता देता हूँ। एफएससी की बुक में जो एक वर्ड लिखा हुआ है और उस पे जो है वो गौर शायद कभी आप लोगों ने किया हो, अगर आप पढ़ाते रहे हैं तो। जहाँ लिपिड्स है ना, चैप्टर जो 2 है, एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 2, उसमें देखिएगा यहाँ पर ना चैप्टर 2 में, ये चैप्टर 2 गुजर गया, ये चैप्टर 2 जो है इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसके बारे में किसी का वहमो गुमान भी नहीं है कि इसका मतलब वही है जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये वर्ड लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब ये हेट्रोजीनियस क्या है? हेट्रोजीनियस का मतलब है नॉन पॉलीमर, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मोनोमर सेम नहीं है, सो ये पॉलीमर नहीं है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है। अब जब आप पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह तो आपको मजा आएगा कि आप जब इस वर्ड को, एक एक वर्ड को जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना, वो जो एक रैंडम लेक्चर होता है ना, उसमें चंद पर्टिकुलर चीजें होती हैं। पूरे क्रिकेट इनिंग्स में एक क्रिकेटर जब इनिंग खेलता है ना, उसमें चंद एक शॉटें होती हैं जिसको देख के लोग कहते हैं जी क्या शॉट मारी है, अखीर हो गई। बाकी वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स करता है, रनिंग लेके अपने स्कोर बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही लेक्चर में चंद एक पॉइंट्स होते हैं जिनके जरिए लेक्चर को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, और उसमें एक पॉइंट ये है, ठीक है। आगे आगे इंशाल्लाह मजीद हम पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे। जी, कोई क्वेश्चन?